सरकार कह रही हम टकराव नहीं टॉक्स चाहते हैं। बातचीत से नहीं बन रही बात, सख्ते में है सरकार। किसान अपनी मांगों को लेकर आखिर अड़े हैं तो सरकार कैसे करे इकरार। किसानों ने कहा कानून रद्द हो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। जिसको लेकर मचा बवाल तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। किसान आंदोलन में आज बहुत बड़ा दिन था। कृषि बिल में बदलाव को लेकर सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव को लेकर किसानों की बैठक हुई। बैठक के बाद किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। बैठक के बाद किसान नेता मीडिया के सामने आए। प्रस्ताव खारिज करने के साथ साथ किसान नेताओं ने आंदोलन को देश भर में और उग्र करने की बात भी कह डाली। साथ ही साथ किसानों ने यह भी बताया कि उनके आंदोलन का अब अगला आखिर कदम क्या होगा। सबसे पहले सुनिए अपने आंदोलन को लेकर अब किसानों का आखिर प्लान क्या है। पहली बात तो ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार को 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। किसानों के इस ऐलान के बाद विपक्ष की राष्ट्रपति के साथ एक बैठक हुई। जी हां, बैठक खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी और शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेता बाहर आए और केंद्र सरकार पर कृषि कानून को लेकर एक के बाद एक कई हमले कर डाले। पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। In the parliament, there is a request from all opposition parties that this bill should be discussed in depth or we should send to select committee. The government should immediately repeal these bills and the Amendment Act, Electricity Amendment Act, and then discuss. भारत का किसान थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और डरेगा नहीं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि देश का किसान समझ गया है कि मोदी सरकार ने उन्हें धोखा दिया है और अब वो पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि वो जानता है कि अगर आज समझौता कर लिया तो उसका भविष्य नहीं बचेगा। राहुल गांधी का यह ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हां, इसी पर ज्यादा जानकारी की आखिर अलग अलग सीमाओं पर, जी हां, दिल्ली में अलग अलग सीमाओं पर, अलग अलग जगहों पर किसान डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में टिकरी बॉर्डर पर किसानों का क्या कहना है, इसकी जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ मेरे संवाददाता सुमित दुबे वहां से मौजूद हैं। सुमित, सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं, तकरार जारी है, इकरार कैसे होगी?
जी हाँ, बिल्कुल मनीष जी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल शाम को जब अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी गृह मंत्री के साथ, तब एक उम्मीद बंधी थी कि शायद कोई रास्ता निकल कर आएगा बीच का, लेकिन आज सुबह से ही जब ये बात आई कि जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया तो ये साफ साफ कह दिया गया कि वो तीनों बिलों को वापस लेने नहीं जा रही सरकार। तो उसी समय स्पष्ट हो गया था कि किसान भी अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं है। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, मनीष, दो ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर पंजाब हरियाणा से आए हुए किसानों ने डेरा डाला हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया कि अब इस पूरे आंदोलन को और ज्यादा इंटेंसिफाई किया जाएगा और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। वहीं टिकरी बॉर्डर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, जहां पर आज सुबह से ही माहौल काफी उत्सुकता भरा था। इन जो किसान यहाँ पर आए हुए, इनके जो लीडर्स थे वो सिंघू बॉर्डर पर गए हुए थे जहां पर मीटिंग होनी थी। यहाँ उत्सुकता थी कि क्या फैसला उस मीटिंग में होता है, लेकिन जैसे ही वो खबर पता चली कि किसानों ने अपने आंदोलन से पीछे ना हटने का फैसला लिया है, तो उसके बाद से यहाँ एक्साइटमेंट और जोश काफी बढ़ गया। यहाँ आप देख सकते हैं मनीष, हम हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये बैरिकेडिंग की हुई है और ये दिल्ली है जहां पर हम खड़े हुए हैं यहाँ, और ये सीमा है दिल्ली की जहां हरियाणा है और टिकरी बॉर्डर की ये सीमा है। तो उस और सीमा पर किसान डटे हुए हैं, बीच में बैरिकेडिंग कर दी गई है। लगातार यहाँ पर किसान जो करीब यहाँ 8 से 10 हजार की संख्या के आसपास किसान होंगे, ये लोग लगातार बारी बारी से आते हैं और नारेबाजी करते हैं, लगातार सरकार के खिलाफ तीनों बिलों को वापस लेने की मांग करते हैं। पूरे दिन हमने देखा कि ये सिलसिला चलता रहा, बीच बीच में आते हैं, नारे लगाते हैं, आप सुन भी रहे होंगे आवाज। इस तरह की नारेबाजी लगातार दिन भर चल रही है। एक और बात मनीष मैं बता दूं कि इससे पहले ये आशंका थी कि अगर बातचीत फेल होती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि शुरुआत में इनकी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग थी दिल्ली में घुसकर रामलीला मैदान पर जाकर प्रदर्शन करने की। लेकिन अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है किसान नेताओं की, उससे ये स्पष्ट हुआ है, ये जो संकेत मिले हैं कि वो प्लानिंग थोड़ी सी बदली है। अब दिल्ली में घुसने की बजाय दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का प्लान है। तो जो घेरने का प्लान है, तो जो टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर है, दो बॉर्डर है जहां पर जिसको घेरा डाला जा चुका है इस बॉर्डर पर। इसके अलावा नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं, उसको घेरा जा रहा है। और जो नया प्लान बनाया उसमें आगरा जयपुर हाईवे और उसके बाद माफ कीजिएगा दिल्ली जयपुर हाईवे और उसके बाद दिल्ली आगरा हाईवे को घेरने की बात हुई है। 12 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है दिल्ली जयपुर हाईवे को घेरने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। आप लगातार वहां पर नजर बनाए रखें और किसानों से जुड़ी पल पल की खबरें लगातार इंडिया न्यूज पर हम आपको देते रहेंगे। जी हां, आइए अब चलते हैं सिंघू बॉर्डर, जहां पर मेरे सहयोगी ऐश्वर्य जैन मौजूद हैं। ऐश्वर्य, ये लगातार जब से बंद हुआ, बंद के बाद से पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा है पास और फेल, सफल असफल और असर और बेअसर। बातचीत बेअसर रही है, बेनतीजा रही है। किसानों ने अब कह दिया घिरेगी दिल्ली, तो आखिर हल कैसे? ऐश्वर्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप बताइए। ऐश्वर्य, मेरा सवाल आपसे है कि बंद के बाद से लगातार पास और फेल को लेकर बात चल रही है। जी हां, पास हो गई बातचीत, फेल हो गई बातचीत, असर बेअसर, सफल असफल। ऐसी सूरत में जब बातचीत अब नहीं होनी है, किसान ने कह दिया है ना थकूंगा, ना मुड़ूंगा, ना रुकूंगा, आंदोलन और उग्र होगा, तो अब ऐसे में दिल्ली गिरेगी। अगर दिल्ली गिरेगी तो आप ये बताइए इसका हल क्या निकले? जी, हमारी ऐश्वर्य से बातचीत नहीं हो पा रही है। हमारी टीम इसको जैसे ही संपर्क साधेगी फिर एक बार हम आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलेंगे। हमारे साथ इस पर बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। जी हां, पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, आपके टीवी स्क्रीन पर। सुदेश वर्मा जी, आपसे बहुत सारी बातें हैं और सरकार की मुसीबतें भी बढ़ने वाली हैं, ऐसा संकेत किसानों ने दिया है। इस देश का सवाल में आप जब बहस खत्म हो तो एक हल की उम्मीद देते हुए बहस को आज हम खत्म करेंगे, इसका आप वायदा करें। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब, आप किसान नेता हैं और आप लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर बारीकी से इस पर आपका एक रिसर्च रहा है, सर्वेक्षण रहा है और आपने अपनी राय हमेशा बेबाकी से रखी है। जी हां, हमारे साथ ऋषि मिश्रा लगातार राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर होने वाली राजनीतिक घटना पर उनकी पैनी नजर होती है और किसान आंदोलन को लेकर आप लगातार अपने ट्वीट के जरिए और अलग अलग डिबेटों में अपनी राय रखते रहे।
हमारे साथ मित्र प्रकाश जी हैं। जी हाँ मित्र प्रकाश जी, आज आपके पार्टी के नेता ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से भी मुलाकात की और ये कह दिया कि कानून रद्द हो, इससे कम कुछ नहीं मंजूर। जी हाँ, और हमारे साथ जुड़े हैं एक और खास मेहमान। जी सबसे पहले सुदेश वर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। सुदेश जी, सरकार ने प्रस्ताव भेजा, किसानों को मंजूर नहीं, तकरार बनी रहेगी, तकरार बनी ही नहीं रहेगी, आपकी मुसीबत भी बनी रहेगी। देखिए, अब तो मनीष जी बिल्कुल साफ हो गया है कि किसानों का जो आंदोलन है अब राजनीति लोगों के हाथ में चला गया है। जिस तरह से राजनीतिक के लोग आए, राहुल गांधी जी और बाकी लोग जिस तरह से उन्होंने किसानों को भड़काया कि अगर तुमने मान लिया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे, इस तरह की बातें करना, ये वही स्टेटमेंट है मनीष जी। याद करिए जब सीएए पर सोनिया गांधी जी ने बोला था आर पार की लड़ाई, और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, दिल्ली में कौन सी आर पार की लड़ाई हुई। इस तरह के वायलेंस, इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी में नेगोशिएशन से काम चलता है और सरकार ने अपनी तरफ से दिखा दिया, सरकार झुक गई, सरकार उनकी हर शर्तों को मान लिया। लेकिन ये बोलना कि बिल को, लॉ को कैंसिल कर दो, ये अपने आप में बेईमानी है। उनके सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर दिया गया है। और डेमोक्रेसी में देखिए, कोई भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन अगर हट पड़ जाता है तो ये अच्छा नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि सेंस प्रिवेल करेगा और वो जिस तरह से सरकार आ गए वो भी आगे आएंगे। अब सुदेश जी, आपने जो कहा, अगर उस हिसाब से किसानों की सारी मांगे सरकार मानने को तैयार है और आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार झुक गई है, सरकार ने सारी बातें मान ली, तो आपको लगता है अब ये जो आंदोलन है ये अपने आप में गैर कानूनी आंदोलन हो जाएगा? देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करेंगे जो कानून के खिलाफ है तो वो गैर कानूनी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वायलेंस करेंगे, अगर आप घेराव करेंगे जैसा आपने बताया है, तो ये गैर कानूनी ही होगा। और देश की जनता देख रही है कौन रीजनेबल है, कौन नहीं रीजनेबल है। जो रीजनेबल है वही सरवाइव करता है डेमोक्रेसी में। अनरीजनेबल होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जो भी कंसर्न्स थे उसको एड्रेस किया गया है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात बोल रहा हूं, चाहे वो मंडी व्यवस्था की बात हो, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो। इसके बाद इस एजिटेशन का कोई औचित्य नहीं बनता है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो हवा दे रहे हैं आग को, बच जाए इससे, देश की जनता उन्हें नहीं माफ करेगी। जी सुदेश जी, हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र साहब हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, सरकार ने प्रस्ताव भेजा, किसानों को मंजूर नहीं। आपको भी पता है कि आखिर प्रस्ताव में वो सारी मांगों को लेकर, जो किसानों की मांगे हैं उनको लेकर सरकार लचीला रुख अपनाते हुए किसानों की मांगों पर सरकार राजी हो गई। लेकिन अब किसान नेता कह रहे हैं कि अब तो दिल्ली घिरेगी, मंत्री घिरेंगे। जिस तरह से बातचीत होगी उसके मद्देनजर अब ये साफ दिखाई देता है कि अब किसान और सरकार आमने सामने हैं। आखिर ये नाक की लड़ाई अब किसानों की हो गई है, जबकि सरकार ने तो सारे प्रस्ताव दे दिए कि हाँ चलिए हमें मंजूर है, हम आपकी सारी बातों को मान रहे हैं। जी देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका चैनल और आपकी बहस को बहुत बड़े संख्या में इस देश में देखा जाता है, बड़े सम्मान से देखा जाता है। तो एक तो मेरा निवेदन सभी पैनलिस्ट से ये है कि तसल्ली से सारी बातें सुनने दी जाए, बीच में कोई किसी के ना बोले। बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा हमें बिल्कुल सुनाई दिया। ऋषि भाई थोड़ा शांति से काम कर चला लो। दूसरी बात, जो मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे में क्या था कि जब ये अध्यादेश 5 जून को घोषित किए गए थे उसके बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया था। उसके बारे में हमने खुद बार बार जो है सरकार को चेताया था, उसमें जो खामियां थी दूर करने का उसको निवेदन किया था, लेकिन बिना उसमें निर्णय लिए इन्होंने जो है उसको पास करा दिया संसद से। उसके बाद आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन शुरू होने के बाद भी 1 महीने पहले ये घोषणा की गई थी कि हम 26-27 नवंबर को आकर के जो है दिल्ली घेरने का काम करेंगे। ये तत्काल वार्ता शुरू कर देते, एक डेलीगेशन शायद चंडीगढ़ भेज देते। तो है इस मामले में कम से कम जो है सरकार जो मूल मांग थी वो उसमें आज भी सहमति नहीं जताई है। मूल मांग हमारी ये थी कि एमएसपी की जो व्यवस्था है जो सरकारी मंडियों में जारी रहती है वही चीज बाहर भी यानी प्राइवेट में जारी कर दी जाए। इस बारे में सुरेश जी के पास कोई जवाब हो तो बता दें। अब जब पूछेंगे कहेंगे मंडी में व्यवस्था जारी रहेगी। अरे मंडी की बात हो गई, समझ गए, लेकिन मंडी से बाहर आपने नहीं किया। इसी वजह से किसानों ने सोचा सरकार नहीं सुनेगी तो भैया इनका सारा मामला रिजेक्ट करो और भैया अपना जो है जैसा होगा देखा जाएगा। जी
जी सुदेश जी, आप छोटा सा जवाब चौधरी साहब की बात पर, उनके सवाल पर दें, फिर मैं ऋषि मिश्रा और हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, अनिर्बान बनर्जी जो कि बंगाल की राजनीति और बंगाल की राजनीति के साथ साथ टीएमसी समर्थक भी हैं, लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिर्बान भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रमनिक मान साहब, जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, आप चौधरी साहब की बात का जवाब दें, फिर मैं ऋषि जी के पास जाऊं। जी देखिए, चौधरी साहब ने जो मंडी व्यवस्था की बात की, जो सरकार ने माना है लिखित में, वो ये माना है कि अमेंडमेंट होगा जिसके तहत जितनी भी मंडीज हैं उनको सरकार रजिस्टर कर सकती है, पूरी अकाउंटेबिलिटी है। तो एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, वो सारे रजिस्टर्ड होंगे। तो अब तो बराबर हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एपीएमसी में रहेगा और बाकी मंडी भी सरकार के कंट्रोल में रहेगी, तो प्राइवेट मंडी की बात ही नहीं है। सरकार से जब रजिस्ट्रेशन होता है तो सरकार का कंट्रोल होता है। अब तो कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं है ना। लेकिन ज्यादा मार्केट हो, ज्यादा मंडीज हो, इसको तो कोई अपोज नहीं कर सकता ना, ये तो डिमांड सबका रहा है, तो आपको एकोमोडेट किया गया, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी चौधरी साहब आपको जवाब मिल गया, मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे साथ ऋषि मिश्रा हैं। ऋषि मिश्रा, आज राहुल गांधी के साथ वयोवृद्ध नेता और जैसा कहा जाता है भारतीय राजनीति के चाणक्य यानी कि शरद पवार, जिनकी एक मुट्ठी को पता नहीं होता कि दूसरी मुट्ठी में क्या है, उन्होंने आज महामहिम से मुलाकात की, एक के बाद एक सरकार पर हमले किए। लेकिन सुदेश वर्मा की बात जो अभी हमने सुनी और चौधरी साहब ने जो कंसर्न बताया, यानी कि जिस तरह से चिंता जताई, उसके मुताबिक तो ये सियासी आंदोलन होता ज्यादा दिखाई दे रहा है, किसानों के कंधों पर सियासी बंदूक है। ऋषि मिश्रा, मनीष जी, एक एडजेक्टिव और जोड़ देते हैं आप तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं शरद पवार जी। जी मैंने कल कहा था। जी, इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों को जानकारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी शरद पवार को राजनीतिक गुरु मानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरा कहना है कि जो ताली पीटने वाले पार्टी के जो नुमाइंदे सुदेश वर्मा जी बैठे हैं, कभी थाली भरने वाले वर्ग जो किसान हैं, अन्नदाता हैं हमारे, उनके मर्म और दर्द को समझते तो सुदेश वर्मा ऐसे नहीं बात करते। सुदेश वर्मा मंडियों की बात करते हैं। आप इनसे सवाल कीजिए, 2014 से 2000 जो पहला कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, उसमें कितने नए मंडियों को लेके आए हैं, कितने मंडियों को लेके आए हैं। जिस गुजरात मॉडल की ये बात करते हैं, गुजरात विकास मॉडल, हर चुनाव में आप देखते होंगे नरेंद्र मोदी जी गुजरात विकास मॉडल 2002 से लेकर 2013 के बीच में 5,876 किसान गुजरात में सुसाइड किए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि कपास का एमएसपी में दुगुना कर दूंगा, एमएसपी दुगुना कर दूंगा। बीच में मत बोलिए, आप ही स्टैंडर्ड बना रहे थे। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हम ऋषि मिश्रा के घर में पैदा नहीं होता है आंकड़ा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सेंट्रल का डाटा है, पढ़ लीजिएगा। सुदेश वर्मा जी, आप भी पत्रकार रहे हैं, एक पत्रकार को चैलेंज मत कीजिए, नहीं तो नंगा कर देंगे, नंगा करके भेजेंगे आज आपको। ऋषि जी मेरा आपसे आग्रह है, जैसा कि चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि ये बहस गंभीर है, गंभीर के साथ साथ अब ये मसला उलझता दिखाई दे रहा है, ऐसे में निजी आक्षेप से हमें बचना है। मेरा सारे पैनलिस्ट से आग्रह है कि हमें निजी आक्षेप से बचना है और मुद्दे पर बात करनी है। ऋषि जी अपनी बात रखें। इंडिया न्यूज पे मैंने परसों ही कहा था कि 9 तारीख को, उससे पहले जो कल भी आपके चैनल पे कहा था, कोई डेवलपमेंट नहीं होने जा रही है। विदाउट स्पेसिफिक फ्रेम आउट के आप क्या डायलॉग कर रहे हैं? किसान का मांग क्या है और आपका स्टैंडर्ड क्या है? दोनों में कोई मेल नहीं खाती है, तो ये डेडलॉक कब सोल्यूशन होगा? आज एनडीए के एक पार्टनर ने, हनुमान मिलीबाग ने कह दिया है कि 12 तारीख से जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम कर रहे हैं। एनडीए में अविश्वास का भ्रम फैल रहा है पार्टी में, ये क्या कर रही है? बीजेपी ऐसी पार्टी है, एनडीए ऐसे संगठन है। आप इनसे पूछिए, सुदेश वर्मा से मैं चैलेंज करता हूं, एनडीए का लास्ट बैठक कब हुआ था और एनडीए का संयोजक कौन है? जो एनडीए में तालमेल नहीं है तो ये किसानों से क्या बात करेंगे? आप इनसे पूछिए। ऋषि जी मेरे साथ और भी मेहमान हैं, चूंकि पहला दौर है और पहले दौर में मुझे सबको इस बहस में लाना होगा। आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ अनिर्बान बनर्जी, आपके यहां, आपके राज्य में 6 महीने के बाद चुनाव है। ऐसी सूरत में किसानों ने कह दिया है आंदोलन तेज होगा।
संघर्ष जारी रहेगा? दीदी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। नहीं, बैठे बिठाए मुद्दा मिलने वाला नहीं है। देखिए, टीएमसी का जो उत्थान है, अगर आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल में भी दीदी ये जो किसानों की आंदोलन था, सिंगूर नंदीग्राम जो किसानों का आंदोलन था, वहीं से उठकर वो आई है और सत्ता पे अपनी दखल वो बनाई। तो ये बनी बनाई मुद्दे की बात नहीं है। हमेशा दीदी जो है वो किसानों के लिए लड़ते रहे हैं, अपने वेस्ट बंगाल स्टेट में लड़ते रहे हैं, और दिल्ली में हमारे जो सारे किसान भाई अब लड़ रहे हैं उधर, उन्होंने उनका सपोर्ट एक्सटेंड किया। तो मुद्दा ये है कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। मैं आपको सीधी तरह बताता हूँ, क्योंकि किसान जो खाना बनाते हैं, मतलब वो जो उगाते हैं फसल खेत में, वही खाना बनकर हमारी प्लेट में आते हैं। अब तो किसान रास्ते पर उतर आए हैं। इसके बाद हम जो ग्राहक हैं, जो हम लोग खाते हैं उनसे खरीद कर, वो भी रास्ते पे आएंगे, क्योंकि ये एपीएमसी के एक्ट के बदौलत ये लोग जो एसेंशियल कमोडिटीज जो है, इसमें आलू हो, प्याज हो, कुछ भी हो, इनका दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हमारे पॉकेट में तो आग लग रहा है भैया। इनके इकोनॉमी का जो पॉलिसी है, हाहाकार मच गया है सारे देश में। इन लोग को सिर्फ अदानी अंबानी का दलाली करने का पड़ा हुआ है। तो किसान उतरे हैं, इसके बाद हम लोग भी उतरेंगे। और बीजेपी, उनको मैं बताना चाहता हूं, अदानी अंबानी का दलाली करना बंद करो। आम आदमी ने वोट दिया, आम आदमी के लिए काम करो। अगर नहीं करोगे तो हम सबक जी, सिखाएंगे। सुदेश वर्मा मुस्कुरा रहे हैं। सुदेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ मित्र प्रकाश जी भी हैं। मित्र जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे है, सीताराम येचुरी, शरद पवार, टी बालू, राहुल गांधी महामहिम राष्ट्रपति से मिले, सबकी अलग अलग राय, अलग अलग बातें। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को धोखे में रखा गया। जब यह बिल आया और पास हुआ, किसानों को धोखे में रखा गया। पवार साहब ने कह दिया इसे सिलेक्ट कमेटी पे भेज देना चाहिए। और उसके बाद अगर बात आगे बढ़े तो येचुरी जी ने कहा, जी हां, इस कानून को रद्द किए बिना इसका कोई समाधान दिखाई नहीं देता। मित्र प्रकाश जी, निश्चित रूप से रद्द किए बिना कोई समाधान नहीं दिखाई देता। इस कानून को वापस लेना होगा और सरकार निश्चित रूप से वापस लेगी। पूरा देश, आपके पैनल में आधे से ज्यादा लोग इस बिल के खिलाफ हैं, और मुझे लग रहा है कि किसान बिल जल्दी से जल्दी सरकार वापस ले लेगी। जी, हमारे साथ रमनीक मान साहब हैं। रमनीक साहब, इस समय जो हालात हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें जो हो रही हैं, आखिर किसान को गुमराह किया जा रहा है, या सारी बातें जो हैं कोई सियासत के तहत किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है और किसान इसमें बेबस उलझा जा रहा है? देखिए, मैं दो चार बातें बड़े वादे तौर पे आपके साथ और आपके माध्यम से जो आपके श्रोता हैं, जो आपके चैनल को देखने पसंद करने लोग हैं, उन तक पहुंचाना चाहूंगा। और मैं प्रयास करूंगा कि जो हमारे साथ पुष्पेंद्र चौर साहब हैं, चौर साहब की बात पर मैं उत्तर दूं, क्योंकि उनके प्रश्न का उत्तर अभी तक चैनल की किसी ने दिया नहीं। बहरहाल, शुरू में यहां से करता हूं कि टीएमसी के जो प्रवक्ता है, हमारे साथी हैं, जो मित्र हैं, उन्होंने कहा कि दीदी जो है वो किसानों के प्रति बड़ी संवेदनशील है और अडानी अंबानी का नाम दिया। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, स्मरण कीजिए कि दिल्ली से दीदी जो है कलकत्ता से विशेष तौर पे मुंबई 2 दिन के लिए गए अनिल अंबानी से मिलने के लिए, और अनिल अंबानी के साथ उनकी फोटो अगर आप चाहेंगे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, और न्यूज क्लिपिंग्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि 2 दिन के लिए वो केवल और केवल अंबानी को मिलने के लिए गई थी। तो ये बात आप रहने दीजिए कि अडानी और अंबानी, ये सब मैंने सुना हुआ है, खूब जुमले चल रहे हैं, हम कई दिन से सुन रहे हैं। तरह अगली बात करिए आपने कांग्रेस पार्टी की, और उससे पहले आपने नाम लिया शरद पवार जी का। ये सब तो देखिए महागठबंधन का हिस्सा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो। एक बहुत बड़ा एक स्टेज सजाया गया था कलकत्ता के अंदर, जहां पे दीदी ने छी वाला जो है उनका एक बड़ा वो प्रचलित हुआ था। बहरहाल, ये बात वादे तौर पे समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, जब वो कल वहां धरना स्थल पे पहुंचे तो वहां पे उनको खदेड़ा गया। उससे पहले उन्होंने कंबल बांटने का प्रयास किया था, तब भी उनको खदेड़ा गया। तो राजनीति से बचने का प्रयास निश्चित रूप से किसान कर रहे हैं, पर किसान संगठनों के बीच में घुस के राजनीति करने का प्रयास निरंतर जारी है, चल रहा है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि कई ऐसे हमारे को तथाकथित किसान नेता दिखाए जाते हैं टीवी के ऊपर, जिनका माओवादी रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, जो माओइस्ट है, जिनके ऊपर आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट शेयर कर सकता हूं। अपन रिसर्च करने वाले लोग हैं, अपन बिना किसी रिसर्च की बात नहीं करते। अच्छा, अब आगे महत्वपूर्ण बात जो हमारे चौर साहब ने, पुष्पेंद्र चौर साहब ने उठाई। पुष्पेंद्र चौर साहब बड़े ज्ञानी हैं और उनको अच्छा तजर्बा है, खेती से भी जुड़े हुए हैं और किसानी के प्रति इनकी संवेदनशीलता भी है। एमएसपी को प्राइवेट क्षेत्र में लागू करना, देखिए अब इसको वाज़ेह तौर पे समझिए कि मामला क्या है।
अब मैं किसान हूँ, सुब्रत चौधरी साहब किसान है और हमारे पैनल पर और कौन कौन किसान है मैं जानता नहीं। ऋषि जी कह रहे थे मैं किसानी करता हूँ, मैं खेती करता हूँ। हम क्या करते हैं भाई, हम अपने 2 किले 4 किले अपने घर के अलग रखते हैं जिसमें हम अपनी फसल करते हैं, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सब्जी हो। हमारे खेत के अंदर हम कोई भी केमिकल नहीं डालते, हम ऑर्गेनिक फसल पैदा करते हैं अपने लिए, और जो हमने मंडी में बेचनी होती है वो हमारी जमीन अलग रहती है, उसके अंदर दवाई भी गिरती है, उसके अंदर फर्टिलाइजर भी गिरता है, उसके अंदर हर जगह हम केमिकल भी डालते हैं, और हम बीज वो लेते हैं जो अधिक से अधिक झाड़ दे, उसके अंदर चाहे पौष्टिकता हो या ना हो। अब समझने की बात यह है कि मंडी व्यवस्था के अंदर ये जो धान खरीदा जाता है ये जाता है पीडीएस सिस्टम के अंदर या बॉर्डर के ऊपर जो हमारे सैनिक लड़ते हैं उनको खिलाने के लिए। तो हम किस क्वालिटी का बीज अपने सैनिक को और अपने गरीब को देते हैं ये हम भी जानते हैं, और वाज़ेह तौर पे मेरे ख्याल चौधरी साहब भी इस बात को समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसानी से जुड़ा हुआ एक आदमी इस बात को अच्छे से समझेगा। अब आखिर में बात आती है, व्यवहारिक बात है, जो एमएसपी मंडी से बाहर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एमएसपी लागू करना, उसकी बात। देखिए मैं अपनी जो मेरी अगर 302 है या मेरी एमपी की शरबती है तो वो फसल मेरी अलग रेट की है, और जो मेरी आम फसल जो मंडी में बेचने के लिए पैदा करते हैं उसका रेट अलग है। अगर ये कह दिया जाए कि मंडी के अंदर सारी एक समान की फसल आती है तो कहीं दाना मोटा, कहीं दाना हल्का, किसी में मच्छर ज्यादा, किसी में मच्छर कम, कोई नस्ल, हर एक नस्ल के बीज को, हर एक नस्ल की फसल को हम एक रेट पे नहीं दे सकते। और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर यदि दंडनीय अपराध के रूप से इस एमएसपी को पक्के तौर पर लागू कर दिया जाएगा। रमनीक साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तमाम इन बातों पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब, जी हाँ, आपने बात की एमपी के शरबती की, जी हाँ, विदिशा के पास शरबती गेहूं की देश भर में पहचान है, फिर बात चिन्नौर की भी होती है, ये सारी बातें होंगी। चौधरी साहब, जो रमनीक मान साहब ने अपनी बातें कही, आपको लगता है कि ये सारी बातों के मद्देनजर सरकार की जो पहल है इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, और ये जो 15 दिन लगभग 15 दिन के करीब ये जो आंदोलन पहुंच रहा है, इस पे कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए समाधान कर इसे खत्म होना चाहिए? देखिए, ये तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई समाधान से जो है बातचीत से ही समाधान निकले। ये बात मतलब लोकतंत्र में बातचीत का ही सब चीजों का आधार होता है, लेकिन कई बार जब एक पोजीशन दोनों चीज ले लेते हैं, एक स्टैंड ले लेते हैं, बातचीत नहीं होती कहीं ना कहीं मेरा निवेदन है, प्लीज ये देखिए, 2 हाथ जोड़े, यस और नो बातचीत नहीं होती। यस और नो होती है धमकी, यस और नो के बीच में जो और होता है ना वो बातचीत होती है। बातचीत करने का मतलब ये है कि आप तो भैया किसानों के लिए बिल बना रहे हैं भाई, क्या करेगा ऋषि मजरा क्या आप भाषण कि आप मंडी प्राइवेट सेक्टर में मंडी लगा दीजिए, एमएसपी लगा दीजिए प्राइवेट सेक्टर में, किसी को नहीं बोल रहा है। आप बोल दिया 2200 रुपए का आप कनक खरीदिए। आप अभी ना ज्ञान दे रहे थे, आप अभी ज्ञान दे रहे थे ना, किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो पहले बात तो सुनिए, बोल रहे हैं ऋषि जी, चौधरी साहब को जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। चौधरी साहब अपनी बात रखें आप। एक मिनट आप ज्ञान फैलने के लिए गलत शब्दों का उपयोग करने, साइंस के प्रोफेसर है, गलत शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? आपको बात करने की तमीज है क्या ऋषि मिश्रा जी? आपको बात, सरदार जी आपको बात करने की तमीज है? सरदार जी आप बात कर रहे हैं। मित्र प्रकाश जी, ऋषि मिश्रा जी, आपके नाम में अपने आप में संजीदगी और शालीनता है, और मित्रता के साथ अगर यह बहस हो तो ज्यादा बेहतर होगी। मैंने आप सबसे आग्रह किया है कि निजी आक्षेप से हमें बचना होगा। चौधरी साहब, रमनीक मान साहब, अनिर्बान, सुदेश वर्मा, मित्र प्रकाश और ऋषि मिश्रा में आऊंगा। फिर एक बार स्वागत है हमारे साथ देश का सवाल में किसानों को लेकर हो रही चिंता पर। ये देश का सवाल है और मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब, सुदेश वर्मा, ऋषि मिश्रा, अनिर्बान बनर्जी, रमनीक मान और मित्र प्रकाश जी हमारे साथ है। चौधरी साहब, आप अपनी बात रखें क्योंकि आप अपनी बात नहीं रख पाए थे और बीच बीच में जो चीख पुकार मची उसमें बात दब गई। मैं नहीं चाहूंगा कि देश का सवाल में अगर किसानों को लेकर बहस और चर्चा हो रही है तो इसमें हम एक दूसरे पर बीच बीच में कहकर टोका टिप्पणी करें और इस बहस को बहकाएं। जी हाँ चौधरी साहब, आप अपनी बात रखें क्योंकि आपको लाखों करोड़ों किसान देख और सुन रहे हैं इस वक्त। किसको खालिस्तानी कह रहे थे आप? माओवादी किसको कह रहे थे? आपको। अरे भैया आप सुन लीजिए। रमनीक साहब, मित्र प्रकाश जी, मेरा आपसे फिर एक बार आग्रह है कि निजी आक्षेप से बचें। इस बहस में इस तरह के व्यक्तिगत आरोपों की कोई जगह नहीं। आप मेरे इस बहस के सम्मानित सदस्य हैं।
मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस बहस को सही दिशा में ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे। चौधरी साहब अपनी बात रखें आप। देखिए सभी सम्मानित पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा सुन लें, मुझे दूसरे कार्यक्रम मेरा केवल इतना निवेदन है कि देखिए बातचीत होनी चाहिए थी, टूटनी नहीं चाहिए थी। ये किसान जो है किसी को तंग करने परेशान करने नहीं आया है। किसानों की अपनी मांग है, अपनी आशंकाएं हैं, वो आप अगर पूरा कर देते पहले समय से तो शायद ये स्थिति ना बनती। दूसरी बात, तीसरा, एमएसपी प्राइवेट सेक्टर में यदि लागू कर दी जाती है तो मैं मान साहब आपसे, क्योंकि इसमें अभी समय कम है, अलग से टेलीफोन पे समझा दूंगा कि 50,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ प्रति वर्ष किसानों का होगा, जो आज की तारीख में प्राइवेट व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीद करके जो है किसान का शोषण कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। केवल हमारा ये कंसर्न है अच्छा दाम मिल जाए और किसान भी खुशहाल रहे और मंडी व्यवस्था भी अपनी जगह पर जो सरकारी वाली है वो चलती रहे। हम तो केवल ये चाह रहे हैं, ना हम किसी सरकार के खिलाफ है, ना किसी सरकार को हम गिराने आए हैं, ना किसी की बनाने आए हैं। सरकार भी चुनी हुई है और अन्नदाता भी देश के ही नागरिक है, देश के लिए ही काम कर रहे हैं। तो मेरा केवल इतना निवेदन है, शांति से बहस कर लें और अन्नदाता की बात मान के, एमएसपी वाली बात जो है उसको मान के इस मामले को हम समाप्ति की तरफ ले जाएं। चौधरी साहब, सरकार भी यही कहती है कि हम चाहते हैं कि इस देश में समृद्ध कृषि हो और खुशहाल किसान। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं। सुदेश जी, मेरा सवाल आपसे, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सीएम मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री जब सीएम थे तब किसानों को लेकर उनकी राय कुछ और थी और आज पीएम बनने के बाद कुछ और है, इसलिए समाधान नहीं हो पा रहा। सुदेश वर्मा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, देखिए रमनीक जी ने आपके सामने बहुत अच्छी बात बोली, जिसको पता नहीं कितना सीरियसली लिया गया, क्योंकि जब हम कॉमन एमएसपी की बात करते हैं तो जो लोग मास स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, वो कोई भी पैडी उगाएंगे, ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करेंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, जिसके कारण वो अगर आप जाएं अच्छे बाजार में बेचने तो वो नहीं बिकेगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वही पीडीएस में जाता है। उन्होंने बहुत सेंसिटिव बात बोली, वही लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी है। तो अगर आप वाकई में कैलिब्रेटेड पीडीएस सिस्टम की बात करिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि किस पैडी का प्राइस कितना होना चाहिए। अब आते हैं आपके मुद्दे पर जो आपने बोला। आप एक बात बताइए कि कौन क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है, कौन क्या आइडियोलॉजी रखता है ये इंपॉर्टेंट है, कि ये कानून जो बनाया गया ये इंपॉर्टेंट है। लोग तो कौवे के पीछे जा रहे हैं, कान को नहीं पकड़ रहे। कौवा कान लेके गया, कौवे के पीछे मत भागिए। इस कानून को देखिए, सरकार ने सब इश्यूज को एड्रेस किया। आपके जो इश्यूज हैं, एमएसपी पर रिटेन दे रहा है सरकार की, एमएसपी कंटिन्यू करेगी, यही तो आप चाहते थे ना। और उसके बाद मंडी व्यवस्था भी आपकी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, वो मंडी भी रजिस्ट्रेशन होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको अपील का भी राइट दे रहा है कहीं भी, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जी। तो उसको और अच्छा बनाना चाहिए। सुदेश जी अनिर्बान को ले लेते हैं। अनिर्बान, आपने सुदेश वर्मा को सुना और आप जिस तरह से डींग हाँक रहे थे अनिर्बान कि आखिर अडानी अंबानी को लेकर सरकार चाहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी उनका वर्चस्व हो जाए। तो अनिर्बान, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि रमनीक मान ने कहा, दीदी भी तो मुंबई गई थी, वहां बड़े बड़े धनाढ्य उद्योगपतियों से मिलने, उसमें अंबानी भी थे। अनिर्बान, आप जवाब देना चाहते थे जी। वो मुंबई गई या कहीं और गई, उद्योगपति से मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा कि भैया आप जो डिसाइड कर देंगे मैं विधानसभा में वही पास करूंगा। ये उन्होंने कभी नहीं कहा, वो कभी नहीं किया। लेकिन अब जो मोदी और अमित शाह जो की जोड़ी है, अडानी अंबानी डिसाइड करते हैं और वो पार्लियामेंट में वही पेश कर देते हैं। तो ये जो मीटिंग चल रहा है ना, आपकी समझ को सलाम, इसी समझ से आप सत्ता में हैं, इसी समझ को आप लागू कर रहे हैं। क्या समझ है आपकी, मानना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो लोगों के समर्थन से पूरी पार्टी को इतना मजबूत बना दिया है। बीजेपी के 303 लोकसभा के सीट है और आप उस पर इस तरह का प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये जो किसानों की मीटिंग हो रही है ना, भारत बंद आपका फेल हो गया, आपको समझ में नहीं आया। भाई साहब चुप रहिए, भारत बंद नहीं हुआ निर्माण जी, सुन लीजिए आपका केस था, आपको समझ जाना चाहिए जनता आपके साथ नहीं है। तो ये किसानों की जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा। देता हूँ, ये मीटिंग डायरेक्ट अडानी अंबानी से कर लेना, बीच में जो मिडिल मैन कह रहे हैं तो आपका नाम होगा, आपके बच्चे आने वाले समय मित्र प्रकाश, मित्र जी मैं आपके पास आऊंगा।
मैं आपके पास आऊंगा ऋषि मिश्रा। ऋषि मिश्रा, आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इस समय किसानों को जो डर है, हालांकि सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनके लुटने का खतरा बढ़ जाएगा। ऋषि मिश्रा जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने एक ममता बनर्जी जी के लिए डींग हाँकने की उपाधि दे रहे थे, प्लीज रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी जी से ये उपाधि न छीने। हमारे प्रधानमंत्री जी एक्सपर्ट हैं। सुदेश वर्मा जी से मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि बनारस में कैसे थिरक रहे थे नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा करके दिखाइए आज प्लीज, इंडिया न्यूज पे दिखाइए, आज दिखाइए, जनता देखना चाहती है कि किसान वहां रो रहा था और हमारे प्रधानमंत्री थिरक रहे थे। गुजरात गृह मंत्री जी नगर निगम चुनाव में व्यस्त थे। वाह, ऐसे ही ये किसान के हितैषी हैं। आपको बता दूं, जब मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी मनीष जी, 2014 में नरेंद्र मोदी जी वादा किया था किसान, गुजरात के किसान से कि कपास का जो एमएसपी, वर्तमान एमएसपी, उसको मैं दुगुना कर दूंगा। मैं बता देता हूं, जो 2014 में कपास का जो कॉस्ट था उससे आधे दाम में कपास गुजरात में बिक रहा है। मूंगफली को एमएसपी नहीं मिल रहा है। जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, वहां कई फसलों पे एमएसपी नहीं मिलती है। आपको याद होगा 2017 में बहुत बड़ा मुद्दा था विधानसभा चुनाव में, मूंगफली और कपास के एमएसपी को लेके। सर, तो इंडिया न्यूज़ और इन खबर की कई रिपोर्ट्स हैं जहां किसानों को अपने ही किसानों को, अपने ही अन्नदाता को डायलॉग नहीं करना चाहती है। और मैं आज भी कहता हूँ इंडिया न्यूज पे, कोई डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं होना जा रहा है। सरकार बात करना नहीं चाहती है किसानों से। ऋषि जी, आप सारी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि ये भी बताएं कि समाधान कैसे निकले। समाधान तभी वापस ले लीजिए। समाधान तभी निकलेगा मनीष जी जब सरकार झुकेगी। सरकार क्यों नहीं झुकना चाहती है? सरकार का एक मूल मंत्र बन गया है, किसानों का दमन, पूंजीपतियों को नमन। किसानों का दमन, पूंजीपतियों का नमन, इनका मैनिफेस्टो बन गया है। ऋषि जी, सुदेश वर्मा ने पहले ही कह दिया सरकार झुक गई है। सारे प्रस्ताव मंजूर कर किसानों को बता दिया गया है कि सरकार तैयार है, और आप कह रहे हैं सरकार और झुके, बिल वापस हो जाए। अगर इसी पर अड़ गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन लंबा खिंच सकता है। थिरक के दिखाइए आज, थिरक के दिखाइए आज। खान साहब भी दोबारा आ गया, थिरक के दिखाइए आज। जी, हाँ बिल्कुल, आप कम्युनिस्ट हैं, धन्यवाद। बस बढ़िया, भाजपा आप कह दीजिए। मित्र प्रकाश, मैं आपके पास आता हूं। रमनीक जी हमारे साथ हैं। रमनीक जी, आखिर कौन झुकेगा? किसान अड़ गए हैं, सरकार झुकने को तैयार नहीं, बिल वापस नहीं होगा, बिल रद्द कम होने से किसानों को कुछ कम मंजूर नहीं। देखिए, 2-3 बातें वादे तौर पे समझने वाली ये हैं कि किसान संगठनों को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यदि सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं तो हठधर्मी किसी के भी फेवर में, किसी के भी हक में नहीं है। हठधर्मी का परिचय ना दिया जाए, यहां बैठ के बात की जाए, बातों से, वार्ता से ही हल निकलता है। किसान संगठनों के पीछे जो कुछ प्रेरित लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिलों को पूर्ण रूप से वापस लिया जाए। सरकार कहती है संशोधन बताइए क्या चाहिए, संशोधन किए जा सकते हैं उसके अंदर। तो बैठ के यदि वार्ता होती है, देखिए पहली जो राउंड थी उसके अंदर 37 मुद्दे थे, अब जो वार्ता हुई उससे पहले 12 मुद्दे रह गए थे, यानी कि 25 ऐसे मुद्दे हैं भाई जो सुलझे हैं। तो जो रहते हुए 12 मुद्दे हैं उनको भी सुलझाया जा सकता है। यस और नो वार्ता करने का तरीका नहीं होता। यस और नो होता है कि भैया यहाँ तो माई वे और दी हाईवे। तो अब आपने क्या किया है भाई, कि समझने वाली बात। एक मैं आपको दिलचस्प बात और बताऊं, अभी ये मित्र प्रकाश जी मुझे खालिस्तानी बता रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बात बड़ी प्रचलित हो रही है आजकल की जी, 250 साल, 225 साल, 300 साल के बाद जो है दिल्ली के ऊपर सीज लगाई गई, यानी कि दिल्ली की नाकेबंदी की गई है। और सरदारों को, हमारे सिख कौम को इस बात के ऊपर कहा जा रहा है कि साहब आपका बड़ा धन्यवाद, आपने बहुत सालों बाद इसको सीज किया। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये मुगलों की दिल्ली नहीं है, ये अंग्रेजों की दिल्ली नहीं है, ये हमारे अपने भारतीयों की दिल्ली है। दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग हमारे अपने हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे अपने, दिल्ली के अंदर बैठे भारत के प्रधानमंत्री हमारे अपने हैं, दिल्ली के अंदर बैठी सारी सरकार हमारी अपनी है। तो दिल्ली को सीज करना और जो पिछले हिस्टोरिक बातें हैं उनके साथ उसको कंपेयर करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। मनीष जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। रमनीक जी, दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली दिल वालों की है, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारे अन्नदाता, ये भी हमारे अपने हैं। ऐसी सूरत में बहुत लंबा अगर ये खिंच रहा है और ये संघर्ष अगर तेज होता दिख रहा है, तो सरकार की परेशानी बढ़ना और खासकर आम आदमी की परेशानी बढ़ना भी लाजिम दिखाई देता है। मित्र प्रकाश, आखिरी सवाल आपसे, ऋषि मिश्रा फिर मैं आपके पास आऊंगा।
मित्र प्रकाश अपनी बात रखे, आखिरी सवाल। एक बार डिसाइड कर लो, बहुत जानकारी ये होती जो आदमी वहां दिल्ली में खालिस्तानी है किसान या बैठे हैं भाजपा, वो आप बेवकूफ है। इसको हम लोग इतने देर बहुत में धरना confused दे रहे हैं, हो। हम लोग आप पढ़े बहुत confused हो। लिखे नहीं आपको ये है। नहीं पता आप लग रहा चार कि किताब आप पीछे टांग लिए हैं तो आप ज्यादा आदमी भाजपा ही है, आप ज्ञान confused देने हो। मत आए गुरुदेव। confused हो, आप confused हो। आप ज्ञान मत नियमित पेलो, से बहस करें आपका और कम्युनिस्ट सरदार चेहरा होने के दिख रहा है। नाते आपकी आपका कम्युनिस्ट पूरे चेहरा दिख सरदार रहा है। जी लोग लगे हुए हैं। आप क्यों, आपको जो लोग देख रहे होंगे आप भी नहीं, शर्म वो- कर रहे यानी होंगे। कि आप जरा कम्युनिस्ट मित्र जी, मित्र प्रकाश, मैं आपसे आग्रह करूंगा निजी आक्षेप से बचना है। ये कार्यक्रम निजी आक्षेप के लिए नहीं है। यहां पर किसानों को लेकर जो चिंता जताई जा रही है उस पर चर्चा और बहस है। जी हाँ, ऋषि मिश्रा अपनी बात रखें, फिर मैं खत्म करूं और एक छोटा सा जवाब अनिर्बान से भी लूं। ऋषि जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ रमनीक जी को, रमनीक जी की बातों को मैं एक तरफ रख भी दूं तो रमनीक जी जिस वर्ग के लिए ये बिल लाया गया है, क्या उस बिल उस वर्ग से बात किया गया? इंडिया में 500 से ऊपर किसान संगठन है। कितने संगठन से ये सरकार बात की बिल लाने से पहले? आप जिनके भलाई के लिए, जिनके लाभ के लिए ये बिल ला रहे हैं उनसे अनिर्बान, छोटा जवाब, मुझे बहस खत्म करनी है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ। रमनीक जी कह रहे हैं कि राजनीति घुस रही है, लेकिन सिख भाई बहनों की सबसे बड़ी संगठन अकाल तख्त, उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन जताया है। तो मैं रमनीक जी से निवेदन करूंगा, आप अपनी सोच बदलिए, इस आंदोलन को समर्थन कीजिए। ये हमारा सब लोगों की, जो आम आदमी है, उनके आंदोलन है, अडानी अंबानी के दलालों की नहीं। जी, अनिर्बान, रमनीक मान साहब, हमारे साथ ऋषि मिश्रा और मित्र प्रकाश जुड़े। और भी पैनलिस्ट थे जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे आंदोलन, विचार विमर्श से ही इसका समाधान निकलेगा। जी हां, एक दूसरे के साथ टकराव से काम नहीं चलेगा, टॉक्स होनी जरूरी है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।